Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मुझे इसके लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैंने पहले मटीरिया मेडिका के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले थे, देन ऑर्गेनॉन, देन फार्मेसी के लिए। सो मुझे लगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही है बिकॉज कि लाइकवाइज की मटीरिया और ऑर्गेनॉन सब कुछ साथ में आ रहा है। सो आई थिंक कि मुझे एक बहुत ज़्यादा शॉर्टेड उनको चीज़ देनी चाहिए कि वो एनाटमी के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके अपने आप को। ठीक है, तो मैंने सेम वे से ये वाली भी जो पीडीएफ है वो बनाने की कोशिश की है कि आपको पहले से लेकर लास्ट तक सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैंने यहाँ पर आपको कितने पेपर्स देने होंगे, कितना वाइवा वगैरह देना होगा, कितने मार्क्स है उसके, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। देन उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 के बारे में मैंने लिखा हुआ है एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द ईच रीजन। ठीक है, बिकॉज कि एनाटमी में क्या है, हमारे पास एक तो 4 बुक्स रहती हैं, राइट। बीडी चौरसिया के अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर आपको 4 बुक्स दी जाती हैं। तो उसके अंदर क्या है कि हर एक रीजन के अंदर कुछ स्पेसिफिक आईएमपीज हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं और वो मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमें एग्जैक्टली पेपर्स कितने देने हैं, वाइवा वॉश किस तरीके से है, प्लस हमारे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो कितने होंगे। ठीक है, तो हमारे टाइम पर क्या होता था कि हमें सेम वे 2 पेपर देने होते थे और यहाँ पर भी आपको 2 पेपर्स ही देने हैं। ठीक है, और हर एक पेपर का कितना मार्क्स है, 100 मार्क्स है। तो इस तरीके से थियोरी के आपके हो गए 200 मार्क्स। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है जो कि इन लोगों ने चेंज किया है। ठीक है, तो हम जब पढ़ते थे तब क्या था कि प्रैक्टिकल मार्क्स जो थे उसके अंदर थोड़ा सा लाइक ये सब डिविजन्स होता था कि हमें स्पॉटिंग वगैरह करनी होती है, प्लस हमारी जो जनरल है उसके 50 मार्क्स रहते हैं और स्पॉटिंग करते हैं मतलब कि आपको बोन्स वगैरह दिए जाते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसका लोकेशन कहाँ पर है वो लिखना रहता है, प्लस आपको कुछ जार वगैरह में ऑर्गन्स रखे हुए होते हैं वो भी आपको देख कर लिखने होते हैं, उसके लोकेशंस वगैरह, रिलेशंस वगैरह, जो भी आपके रिस्पेक्टेड टीचर आपको लिखने के बोलेंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स होते थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये किया है कि वाइवा वॉश के 80 मार्क्स कर दिया, मतलब कि आपके टीचर के 40 और जो एक्सटर्नल है उनके 40। और प्लस यहाँ पर एक दूसरी चीज डाली है, इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपका 20 मार्क्स का रहेगा। और आई थिंक ये आपको जो आपके सेम 1 सेम 2 वगैरह के जो एग्जाम्स होंगे उनके बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। तो इतना करके इन्होंने प्रैक्टिकल के 200 मार्क्स किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि आपने सेम 1 में भी अच्छे से पेपर लिखना है, सेम 2 में भी अच्छे से पेपर लिखना है, तब जाके आपको ये 20 मार्क्स मिलेंगे। एंड वाइवा वॉश का भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपका ग्रांड टोटल यहाँ पर एनाटमी में हो जाता है 400 मार्क्स। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट निकलेगा उसके अंदर होंगे टोटल 400 और उसके अंदर आपने थियोरी में कितने दिए हैं, प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उन सबका एक टोटल होगा अलग से। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारे मार्क्स किस तरीके से होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चल के आपका जो प्रिपरेशन है वो करनी है। अब हम देखेंगे कि जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसके अंदर क्या क्या हमें रीजन्स पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली, कि पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा। ठीक है, तो ईच 100 मार्क्स का है, दोनों पेपर के मार्क्स 100 हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जनरल एनाटमी है प्लस हेड नेक फेस, मतलब कि जो लास्ट का अगर आप बीडी चौरसिया यूज कर रहे हो तो आपको जो उसका वॉल्यूम 4 है उसके अंदर हेड नेक फेस आता है, तो वो आपका पार्ट पेपर 1 के अंदर इंक्लूडेड है, प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड अपर एक्सट्रीमिटी जो कि आपका फर्स्ट वॉल्यूम में है, एंड एम्ब्रियोलॉजी जो कि आपको जनरल एनाटमी वाली जो छोटी सी बुक है, हैंड बुक है, उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है,
तो इतना आपको आएगा पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 के अंदर अगेन 100 मार्क्स है और उसके अंदर आपको थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर एक्सट्रीमिटी एंड हिस्टोलॉजी, ठीक है, इतनी चीजें आपको पूछी जाएंगी। और उसमें से थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस और लोअर एक्सट्रीमिटी, ये तीनों चारों चीजें आपको वॉल्यूम 2 में मिल जाएंगी, ठीक है। एंड रही बात हिस्टोलॉजी की, तो BD84 में कुछ इस तरीके से है कि आपको सपोज कि अगर हम एब्डोमेन के किसी भी ऑर्गन का हिस्टोलॉजी देखना है तो उसी ऑर्गन के साथ ही साथ आपको उसकी हिस्टोलॉजी दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्टोलॉजी भी आपका इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। और हिस्टोलॉजी को ही यहाँ पर मैंने माइक्रो एनाटमी लिखा है, अगर कुछ दूसरी आप ऑथर की बुक यूज कर रहे हो तो वहां पर माइक्रो एनाटमी लिखा हुआ होगा। ओके, सो अब यहाँ पर बात होती है कि आपका जो पेपर स्टाइल है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो पेपर स्टाइल के अंदर अगेन ये चीज थ्रू आउट सारे सब्जेक्ट के अंदर सेम रहेगी कि MCQ रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मींस SAQ रहेंगे एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मींस LAQ रहेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर MCQs आपको 10 मार्क्स के होंगे, एक MCQ के लिए 1 मार्क रहेगा, ठीक है। दूसरा है SAQ, उसके आपको 50 मार्क्स हैं, ओके। एंड LAQ के अंदर आपको 40 मार्क्स है। सपोज कि आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओके, तो इस तरीके से होगा। और सेम वे दोनों पेपर के अंदर ये पैटर्न सेम रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पेपर 1 है उसके अंदर जो हमने देखा था कि भाई जनरल एनाटमी है, हेड नेक फेस है, तो इन सारे रीजन्स को कितने मार्क्स दिए गए हैं और इन सारे रीजन्स में से कितनी कितनी चीजें आपको पूछी जाएंगी, लाइक किस में से आपको MCQ पूछा जाएगा, किस में से SAQ पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा ये जो सारी एनालिसिस है वो मैंने हर एक जो मेरे सब्जेक्ट के लिए इस तरीके का वीडियो बनाया, लाइक मटीरिया के लिए, ऑर्गेनॉन के लिए, सबके लिए मैंने इसी तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको ईजी रहे इसलिए ये सब कुछ मैंने उन सारे वीडियोस में भी ऐड किया था। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो जनरल एनाटमी जो है उसके अंदर से आपको सिर्फ MCQ एंड SAQ ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि 10 मार्क्स हैं, तो हम थोड़े से हमारे चालाकी यूज करके समझ सकते हैं कि आपको इधर 5 मार्क्स के जो MCQ है वो पूछे जाएंगे और आपको SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है तो एक SAQ कंपलसरी आपको जनरल एनाटमी से पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा है हेड नेक एंड फेस, तो हेड नेक फेस के अंदर से सारी चीजें आएंगी, दैट मीन्स कि MCQ भी आएंगे, SAQ भी आएंगे, LAQ भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको 30 मार्क्स दिए गए हैं इस चीज के, ओके। तो यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा सोचें तो इधर आपको 1 या 2 MCQs पूछे जा सकते हैं, या फिर तो 5 भी पूछ सकते हैं, या फिर तो SAQ आपको 1 पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस तरीके का पेपर निकालती है। सेकेंड थिंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मार्क्स इसको बहुत कम दिए गए हैं, मीन्स कि सिर्फ 20 मार्क्स से दिए गए हैं पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉपिक्स देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, लेकिन उसके अंदर से भी मैंने बहुत कम टॉपिक्स जो है वो जो मोस्ट टाइम पे वाले थे वो मैंने निकाल के रखे हुए, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सेकेंड थिंग है हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो उसके अंदर से भी सब कुछ आएगा, लेकिन उसको भी सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स दिए गए हैं, 25 मार्क्स सिर्फ दिए गए हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जो अपर एक्सट्रीमिटी है बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है उसके अंदर से, लेकिन उसको कितने सिर्फ 25 मार्क्स दिए गए हैं। तो 25 में से जब हम पढ़ते थे तो कंपलसरी अपर एक्सट्रीमिटी में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता था। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी भी 20 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन रख सकती है और बाकी के 5 मार्क्स के MCQ रख सकती है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, तो उसके अंदर भी सिर्फ MCQ और SAQ ही पूछे जाएंगे और उसके सिर्फ 15 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मार्क्स हैं या फिर तो भाई MCQ आएगा, SAQ आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, ये सब मैं अपने तरीके से नहीं बोल रही हूँ, ये जो हम NCH की तरफ से जो PDF उन्होंने दी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बस मुझे थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ा है इस चीज़ को, मतलब कि इतना उसको समराइज करने के लिए, ठीक है।
तो मैं वो पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करेंगे पेपर 2 के लिए कि पेपर 2 में कितने रीजन को कितने मार्क्स दिए गए हैं। सो यहाँ पर देखा जाए ना तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही रीजन्स आपको दिए गए हैं, जबकि जो पेपर 1 है उसके अंदर 5 टॉपिक्स या फिर जो 5 रीजन आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक जो रीजन है उसको करीब करीब टोटल मार्क्स दिए गए हैं, टोटल मतलब कि वेटेज है उसका। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो जो थोरिक्स है उसके अंदर से सारी चीज़ आएंगी, सेम वे जो एब्डोमेन पेल्विस पेरिनियम है उसके अंदर से भी सारी चीज़ें आएंगी, प्लस लोअर एक्सट्रीमिटी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर से भी सारी चीज़ें आएंगी। और इन तीनों के जो मार्क्स है वो 30 है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि इसके अंदर से एक एसएक्यू भी निकल सकता है, एलएक्यू भी निकल सकता है, कुछ एमसीक्यूज तक निकल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिस्टोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एमसीक्यू और एसएक्यू ही पूछे जाएंगे। तो यूँ समझ लो कि हिस्टोलॉजी के अंदर से एक एसएक्यू आना इज लाइक की कंपल्सरी, ठीक है। तो यही इतनी चीज़ें ध्यान में रख के ही अपने प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसको सिर्फ 10 मार्क्स दिए गए हैं। तो सपोज कि अगर 5 मार्क्स का एसएक्यू होता है आपकी यूनिवर्सिटी में, तो एक एसएक्यू कंपलसरी आएगा और 5 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, या फिर तो हो सकता है कि 2-2 एसएक्यू देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई जनरल एनाटॉमी में आपको लाइक इसकी क्या क्या टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट। सेम वे जो एम्ब्रियोलॉजी है प्लस अपर एक्सट्रीमिटी है, हेड नेक फिश, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाती हूँ। सो फर्स्ट है हमारे पास जनरल एनाटॉमी, ठीक है। तो जनरल एनाटॉमी के अंदर क्या है कि आपको सारी जनरल चीज़ें मिलेंगी। सेकेंड थिंग है कि आप जो बायोलॉजी में पढ़ के आए हो मेनली वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती हैं, ठीक है। तो इसको एक तरीके से आपको पढ़ना भी बहुत इजी रहेगा, प्लस जो सामने वाला एग्जामिनर है उसको भी ऐसा लगेगा कि भाई सामने वाला जो स्टूडेंट है उसको ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से जनरल एनाटॉमी अच्छे से कर लेना, ठीक है। सारे टॉपिक्स यहाँ पर जो मैंने सारे लिखे हुए ना वो एक एक बार तो पढ़ ही लेना, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है कि सेल एज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये चीज़ें बायोलॉजी में तो आती ही थी, राइट। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो आपको जो हमारी छोटी सी हैंड बुक है एनाटॉमी की बीडी चौरसिया वाली, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसमें भी क्या लिखना है आपको कि डिफाइन द सेल, देन नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल्स, देन मेंशन देयर फंक्शंस एंड ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, आरएनए है, ठीक है, डीएनए है, न्यूक्लियस है, उन सब का काम क्या है, ठीक है। दूसरा है मेंशन द टाइप ऑफ द सेल डिविजन्स, राइट, ये भी आपको बहुत इजीली आना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि ये सारी चीज़ें आपको वाइवा में भी पूछी जाती है, और वाइवा में सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाता है कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, या फिर तो आप एनाटॉमी को क्या समझते हो, राइट। तो वो एक चीज़ भी देख लेना, हमेशा पूछते हैं ये। किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसको एटलीस्ट ये तो आना चाहिए कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है, राइट। सेकेंड थिंग है कि सेल डिवीजन के बारे में भी पूछते हैं कुछ कुछ चीज़ें आपको वाइवा के अंदर। सेकेंड थिंग है एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस, किसका, सेल डिविजन्स का, ठीक है। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, ये पूरा एक फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है कि 4 बेसिक टिश्यूज इन द बॉडी, तो उसमें से आपको सारे टिश्यूज को डिस्क्राइब करना है, उसके स्ट्रक्चर्स बताने हैं, लोकेशंस बतानी है कि वो कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकते हैं। सेकेंड थिंग है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेम एंड द फंक्शन ऑफ द ईच बेसिक टिश्यूज, राइट। और ये जो बेसिक टिश्यूज हैं वगैरह उसमें से एपिथेलियल सेल्स जो है उसमें से एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हिस्टोलॉजी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ द एनाटॉमी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी कभी उसका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये जो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी है उसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, अगर जो आपका एग्जामिनर है वो बहुत ज़्यादा लाइक उसको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछने हैं तो।
सेकेंड थिंग है एनाटॉमिकल टर्म एंड द पोजीशन एंड मूवमेंट, ये सब आपको आना ही आना है, बिकॉज कि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको आगे जो आप अपर एक्सट्रीमिटी पढ़ोगे, लोअर एक्सट्रीमिटी पढ़ोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आपको पोजीशन भी पता होनी चाहिए, पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सुपाइन पोजीशन क्या होती है, प्रोनेशन क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं वाइवा में कि आपके हैंड से आप फ्लेक्शन करके दिखाओ, एबडक्शन करके दिखाओ, एडक्शन करके दिखाओ, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं वाइवा में। तो बेसिकली ये जो एक पूरी चीज़ है कि एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशंस एंड मूवमेंट, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग है यहाँ पर स्किन, ठीक है। तो स्किन जो है वो जनरल एनाटॉमी में भी पूछा जा सकता है, हिस्टोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि आपको पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। तो स्किन आपको करके ही रखनी है। उसके अंदर भी आपको क्या करना है कि उसके स्ट्रक्चर्स हैं, अपेंडेज हैं, प्लस उसके जो फंक्शंस हैं वो, बस इतनी 3 चीज़ें आपको स्किन के लिए करके रखनी है। दूसरा है मसल्स। तो मसल क्या है यहाँ पर, मसल्स मतलब मेरा मतलब क्या है कि एक मसल का क्या स्ट्रक्चर होता है। जो एक मसल है, लाइकवाइज की कोई भी किसी भी रीजन की मसल, लेकिन वो एक मसल है तो वो किस तरीके से बनती है, ठीक है। उसका अच्छे से डायग्राम बना लो, उसके बारे में सब कुछ लिख लो, ठीक है। तो आपको लाइकवाइज की ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। सेकेंड थिंग है बोन्स, ठीक है। तो बोन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक शाफ्ट है, हेड है, और जो लॉन्ग, उसके बाद टाइप्स भी पूछते हैं कि लॉन्ग बोन है, ठीक है, पटेला किस तरीके का बोन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वाइवा में भी होते हैं और सेम वे एग्जाम में भी होते हैं। दूसरा है जॉइंट्स। सो जॉइंट्स में भी आपको ये पूछा जाता है कि जॉइंट्स के टाइप कौन कौन से हैं, और ये पूछ के आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई अपर एक्सट्रीमिटी का कोई एक जॉइंट को डिस्क्राइब करो, अच्छे से बताओ, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है। सेकेंड थिंग है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी आपको पूछी जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब कितने टाइप की होती हैं, और हर एक टाइप एक दूसरे टाइप से किस तरीके से अलग है। मीन्स की वेन जो है वो आर्टरी से किस तरीके से अलग है, कैपिलरीज क्या होती है, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सेकेंड थिंग है नर्व। तो सेम वे जिस तरीके से मसल का क्वेश्चन बनता है वैसे ही नर्व का भी क्वेश्चन बनता है। सेकेंड थिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन, ठीक है। ये जो एक चीज है वो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती है, सो आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसके अंदर आपका आएगा डेफिनेशन ऑफ द जीन, फंक्शंस ऑफ द जीन एंड टाइप एंड लोकेशन ऑफ द जीन। सेकेंड थिंग है जेनेटिक बेसिक डिजीजेस। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जेनेटिक डिजीजेस हो सकती है, लाइक डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी बहुत छोटा सा टॉपिक है, और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपको सिर्फ एमसीक्यू और एसएक्यू पूछे जाएंगे, जो कि 15 मार्क्स का है इटसेल्फ। तो उसमें डेफिनेशन तो आपको आनी ही आनी है, राइट। दूसरा है एनुमरेट द पार्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इसका कोई थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको वाइवा में ही पूछा जाता है। सेकेंड थिंग है हमारे पास कोरिलेशन विद द मायोसिस एंड द गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये एक पूछा जाता है कभी कभी। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमेशा पूछा जाता है एज अ शॉर्ट नोट। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी पूछा जाता है, और ओजेनेसिस। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो या तो आपको एनाटॉमी में आएंगे, और अगर आपको एनाटॉमी में नहीं आए तो फिजियोलॉजी में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर्स बनते हैं, राइट। दूसरा है हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने स्टार किए हुए हैं वो आपको कंपलसरी करके रखने हैं, ओके। फॉर द पेक्टोरल रीजन, मतलब कि पेक्टोरल रीजन की मसल, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सेरेटस इंटीरियर, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन क्या होता है। बस इतनी 4 चीजें हर एक मसल के लिए करके रखनी है, ठीक है। दूसरा है एक्जिला। तो एक्जिला की आपको बाउंड्रीज बतानी है, उसके अंदर से कौन कौन से कंटेंट जाते हैं, या फिर तो उसका रिलेशन, ईच बाउंड्री के अंदर उसका रिलेशन क्या है।
इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बीटी चौरसिया में मिल जाएंगी। बीटी चौरसिया में जिस तरीके से लिखा हुआ है बस उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। और मेरा जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैंने पेक्टोरल रीजन, एक्सिला, बैक, क्यूबाइडल फोसा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर अपलोड करके रखे हुए हैं। और अगर नहीं होंगे तो मैं इस वाले चैनल के ऊपर भी धीरे धीरे उसको अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बैक। सेम वे बैक की मसल्स आपको लिखनी है, ठीक है, लाइक लेटिसिमस डॉर्सी, रोहम्बोइड मेजर, रोहम्बोइड माइनर। उसके अंदर भी आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि अपर बैक या फिर तो लोअर बैक, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ये कि क्यूबाइडल फोसा, ठीक है। क्यूबाइडल फोसा हमेशा हमेशा ही क्वेश्चन में रहता है, ओके, तो ये तो करना ही करना है। सेकेंड थिंग है हमारे पास शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट भी कभी कभार रहता है, कभी नहीं रहता है, और अगर आपको आएगा शोल्डर जॉइंट तो वो फुल मार्क्स में ही आएगा। पामर एपोन्यूरोसिस बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा मसल्स वगैरह है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये आपको करना ही करना है। अगर आपको जो फोर आर्म की मसल्स है वो याद नहीं रह रही है पर पामर एपोन्यूरोसिस तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग है सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्चेस, ये भी कभी कभार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ये पामर एपोन्यूरोसिस भी शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है। अब यहाँ पर कुछ नर्व्स की बात हुई है, ठीक है। तो जो नर्व्स इसमें बताई गई हैं लाइक मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल एंड म्यूकोक्यूटेनियस नर्व, तो इनमें से क्या है कि कोई भी एक नर्व आपको पूछी जाती है शॉर्ट नोट के अंदर। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम म्यूकोक्यूटेनियस नर्व पूछते हैं। अगर लाइक इसकी कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आया है तो म्यूकोक्यूटेनियस नर्व तो आएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज ब्रेकियल प्लेक्सिस, हमेशा इसका क्वेश्चन रहता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस और क्यूबाइडल फोसा, हमेशा हमेशा आपको ये दो क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकेंड थिंग है एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, फुल मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा अपर एक्सट्रीमिटी। अब आते हैं हेड, नेक, फेस और स्पेशल सेंसेस के लिए। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिनको मैंने स्टार किए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक स्कल्प, स्कल्प हमें हमेशा LAQ में पूछा जाता है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक है कि मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, वो सिर्फ और सिर्फ वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन थियोरी में नहीं आता। सेकेंड थिंग हमारे पास नर्व सप्लाई ऑफ द फेस, ठीक है, तो फेस को सिर्फ एक ही नर्व सप्लाई करती है विच इज अ फेशियल नर्व, ठीक है। तो उसकी आपको ब्रांचेस भी पूछ सकते हैं, जो 5 उसकी ब्रांचेस है उसमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं, या फिर तो पूरी की पूरी फेशियल नर्व भी पूछ सकते हैं, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट में ही आएंगे। ओके, सेकंड थिंग विच इज लेक्राइमल एपरेटस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लेकिन शॉर्ट नोट में रहता है, ठीक है। तो लेक्राइमल एपरेटस पूरा जो बीटी चौरसिया में है उसी तरीके से लिखना है। सेकेंड थिंग है हमारे पास ट्राइंगल्स ऑफ द नेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और उसके अंदर से आपको 2 ही ट्राइंगल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो लास्ट वाला छोटा सा ऑसिपिटल ट्राइंगल है वो कभी भी पूछा नहीं गया है जहां तक मैंने देखा है। सो सिर्फ पोस्टीरियर और एंटीरियर ट्राइंगल, और उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एंटीरियर ट्राइंगल ही पूछा जाता है। सेकेंड थिंग विच इज स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि भाई हमें स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाले गैंग्लियास बताओ, या फिर तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी है, सेकेंड थिंग की कौन से लेवल के वर्टिब्रे के अंदर से कौन सा प्लेक्सिस निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। तो आपको ये इधर वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और कभी कभार आपको जो एग्जामिनेशन में एज अ शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है ये, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसकी जो लेंथ है वो पूछी जाती है, प्लस कौन से वर्टिब्रे में से कौन से प्लेक्सिस निकलते हैं वो पूछा जाता है इन वाइवा, ओके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फुल मार्क्स में पूछा जाता है, जो कि है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जो जिसको कि हम TMJ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक फुल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन विच इज अ थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड कभी कभार फर्स्ट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाता है, कभी कभार शॉर्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज साइनसिस,
ओके, तो साइनसिस में यहाँ पर मैं कौन से साइनस की बात कर रही हूँ, ड्यूरल जो वेनस साइनसिस होते हैं उनकी, जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, ठीक है, ना कि नेजल साइनसिस की। तो जो ये वाले जो वेनस साइनसिस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, कहाँ पर है। सेकेंड थिंग ये है कि इसके अंदर जो एक कैवर्नस साइनस होता है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये। सेकेंड थिंग है कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट, तो ये आपको वाइवा में पूछा जाता है कि भाई ऑर्बिट, या तो आपको एक मॉडल दिखा सकते हैं ऑर्बिट का, देन उसके अंदर पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर साइट, या फिर तो आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वाइवा में होते हैं। सेकेंड थिंग है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, तो ये मसल्स आपको हमेशा पता होनी चाहिए, सेम वे या आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का टॉपिक है विच इज अ टंग, ठीक है, तो टंग का आपको सब कुछ बताना है, उसकी हिस्टोलॉजी, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर, उसका माइक्रो और मैक्रो स्ट्रक्चर, देन उसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, उसका फंक्शन, ठीक है, सारी चीज़ें, लेंथ वगैरह, अच्छे से उसकी डायग्राम बनानी है। तो ये एक क्वेश्चन आता है एज अ फुल मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज अ नोज या फिर तो नेजल साइनसिस, तो नेजल साइनसिस के नाम सिर्फ आपको पता होने चाहिए। सेकेंड थिंग जो नोज के अंदर जो ये ऊपर वाला कार्टिलेजेस बने हुए हैं जो नोस्ट्रिल्स बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये सिर्फ वाइवा में पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग है स्टेशन ट्यूब, सो स्टेशन जो ट्यूब है वो भी कभी कभार शॉर्ट नोट में पूछी जाती है, बट मतलब कि इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी कभार पूछी जाती है, तो एक बार पढ़ लेना। सेकेंड थिंग है आई बॉल, सो आई बॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, उसके अंदर आपको सब कुछ बताना रहता है, ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ पर है, क्या है, एक्वायरस ह्यूमर है क्या, जो दूसरे सारे लिक्विड हैं, कौन सी नर्व उसको सप्लाई करती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको अच्छे से ये देखना भी है। और इसके लिए शायद मैंने एक वीडियो भी बनाया था मेरी दूसरी वाली चैनल के ऊपर, तो एक बार जाकर देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट वन विच इज़ द मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, तो ये भी आपको फुल मार्क्स में पूछा जाता है और बीटीसी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, तो एक बार वो देख लेना अच्छे से, जो उसका आई थिंक टेबल बना हुआ है उसको देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। सेकेंड वन विच इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, तो ये दोनों आर्टरी एंड वेन, जो हेड नेक फेस वाला पार्ट है उसके अंदर ये दोनों आर्टरी एंड वेन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ओके, सेकेंड थिंग विच इज अ पैरोटिड ग्लैंड और सबमेंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो या तो पैरोटिड पूछेंगे या फिर तो सबमेंडिबुलर पूछेंगे, और ये भी शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अबाउट द हेड नेक फेस एंड स्पेशल सेंसेस। अब बात करेंगे जो हमारा लास्ट पॉइंट है या फिर तो लास्ट सिस्टम है कि कहाँ की, जो हमारा पेपर नंबर 1 है उसकी, जो कि है CNS या फिर तो ब्रेन। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे आपको कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर स्टार करके रखे हुए हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, सो फर्स्ट वन विच इज मेनिंजेस, मेनिंजेस हमेशा जो फुल मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें पूछते हैं, या फिर तो आपको सिर्फ ड्यूरामीटर, सिर्फ पारामीटर, इस तरीके से शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर से MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सेकेंड वन विच इज CSF, सो CSF क्या है कि आपको एनाटमी में अगर नहीं पूछा गया तो फिजियोलॉजी में पूछेंगे, ठीक है, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है कि आपको CSF तो पता होना ही चाहिए। ओके, तो मतलब कर लेना, आपको एनाट नहीं तो फिजियो में तो आएगा ही आएगा, राइट। सेकेंड वन विच इज थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें से जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो बहुत मतलब कि इन कंपैरिजन टू द थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल ज़्यादा पूछते हैं, बिकॉज कि वो थोड़ा सा बड़ा है और उसके अंदर अच्छा खासा कंटेंट है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा पूछते हैं, आई गेस। Okay, so next one which is medulla oblongata and pons and cerebellum, ठीक है, so पहले हम medulla oblongata और pons की बात करें तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं कि अल्टरनेटिव होती है, या तो medulla पूछेंगे या फिर तो pons पूछेंगे, और दोनों चीज़ें आपको शॉर्ट नोट में ही पूछता है, ठीक है।
सेकेंड वन विच इज सेरेबेलम। ओके, सेरेबेलम जो है वो बहुत अच्छा वाला टॉपिक है, मेरा फेवरेट रहता था ये। और इसके अंदर क्या है कि आपको हमेशा फुल मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है, तो इसके अंदर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसके फंक्शंस देख लो, ठीक है। तो कंटेंट बहुत अच्छा है, प्लस फुल मार्क्स में ही पूछा जाता है। सेकेंड वन डायनसेफेलॉन। सो डायनसेफेलॉन आपको एज इट इज फुल मार्क्स में पूछ सकते हैं, या फिर तो इसके अंदर जो दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें से जो थैलामस है वो हमेशा पूछते हैं एज अ शॉर्ट नोट। ओके, हाइपोथैलामस बहुत कम बार पूछा गया है, और अगर कभी कभी हाइपोथैलामस पूछते हैं तो उसके साथ साथ पिट्यूटरी भी पूछ लेते हैं। ओके, लेकिन बहुत कम बार पूछा गया है हाइपोथैलामस, बिकॉज कि ये हाइपोथैलामस जो है या फिर तो पिट्यूटरी जो है वो फिजियो में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चीजें साथ में चलती हैं, ठीक है। तो अगर आपका पहले फिजियो का पेपर हो गया है, उसके बाद एनेट का पेपर है, तो एक बार ध्यान से अपना फिजियो का पेपर देख लेना कि उसके अंदर कौन सी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर एनेट के लिए प्रिपरेशन करना। ओके, सेकेंड वन विच इज सेरेब्रम या फिर तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। तो उसके आपको स्ट्रक्चर्स पूछ सकते हैं, और जो उसकी बहुत अच्छी वाली बीडीसी में 3 फिगर्स दी हुई हैं, तो वो भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर तो उसमें से जो एमसीक्यूज है वो भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सल्काइज क्या होती है, गायराइज क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक है, तो ये आपको वाइवा में पूछते हैं। सेकेंड वन है यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स। ओके, क्रेनियल नर्व्स के नाम पता होने चाहिए, उसके अंदर से जो वेगस नर्व है वो आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। कभी कभार ये फुल मार्क्स में पूछी जाती है, ठीक है। और क्रेनियल नर्व्स के नाम तो हमेशा हमेशा आनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाइवा में तो पूछते ही पूछते हैं ये चीज़ें। सेकेंड वन विच इज ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और मेरा फेवरेट भी है। और इसका दूसरा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो इस तरीके से 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसका सेम आंसर तो सेम रहेगा कि आपको सर्कल ऑफ विलिस जो है वो अच्छे से बनाना है, उसकी डायग्राम, देन उसके बाद उसके बारे में लिखना है। ओके, बस इतना छोटा सा ही है, लेकिन फुल मार्क्स में पूछा जाता है। सेकेंड वन विच इज अ कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लेकिन शॉर्ट नोट में आता है। ओके, सेकेंड वन विच इज अ फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसका कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वाइवा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर नंबर 1 है वो खत्म होता है। ओके, तो पेपर नंबर 1 के जो सारे टॉपिक्स थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए कि इसमें से क्या पूछते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा सब कुछ। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जिसमें कि हमारा है थॉरैक्स, एब्डोमेन, लोअर एक्सट्रीमिटी एंड हिस्टोलॉजी। तो थॉरैक्स जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम थॉरैक्स और एब्डोमेन में से ही पूरा का पूरा पेपर निकलता है, तो आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें करनी है। ओके, सो फर्स्ट वन विच इज़ द कंटेंट ऑफ द thoracic केज, ये आपको सिर्फ वाइवा में पूछते हैं। सेकेंड वन विच इज़ अ प्लूरा एंड लंग्स, दोनों चीज़ें फुल मार्क्स में पूछते हैं। मीडियास्टाइनम, पेरिकार्डियम, हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज, ऑल 3 कोरोनरी आर्टरीज अच्छे से बतानी है, डायग्राम हमेशा लगाना। एनएट के एग्जाम के अंदर हमेशा डायग्राम तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि फुल मार्क्स में ही आती है। सेकेंड वन विच इज़ द आर्च ऑफ एओर्टा, कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, लेकिन फुल मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। सेकेंड वन विच इज़ द सुपीरियर वेना केवा, जो कि शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। अजाइगस वेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थोरासिक डक्ट, कभी कभी थोरासिक डक्ट एंड अजाइगस वेन दोनों साथ में पूछ लेते हैं। ओके, तो ये थोरैक्स के कुछ पॉइंट्स थे। देखो यहाँ पर भी मैंने सारे जो है स्टार करके रखे हुए हैं, मतलब कि सारे करने ही करने हैं, इनमें से कोई भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वही बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से भी कुछ हाफ हाफ कट कर करके फिर आप प्रिपरेशन करोगे तो फिर बहुत कम मार्क्स आते हैं ना। ओके, सेकेंड वन विच इज़ द एब्डोमेन। सो एब्डोमेन में जो सारे आपको ऊपर ऊपर से अच्छे अच्छे से ऑर्गन्स दिखते हैं ना, वो सारे ऑर्गन्स आपको फुल मार्क्स में पूछ सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या पूछते हैं, तो स्टमक पूछते हैं, यूटेरस पूछते हैं और किडनी,
ठीक है। तो ये तीनों जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन वाइज ये तीनों आपको फुल मार्क्स में पूछ ही सकते हैं। अदरवाइज आपको आता है रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी या फिर तो रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन, जो 9 रीजन्स हैं, ठीक है, तो वो आपको आने ही आने हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा तो चलेगा, ये तो आना ही आना है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन देखो मैंने स्टार करके रखा है, दैट मीन्स कि ये आपको एग्जाम में जो सॉरी वाइवा है उसमें पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। और अगर वाइवा में नहीं पूछा तो आप जब आगे पढ़ोगे, पैथो पढ़ोगे, सर्जरी पढ़ोगे, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ोगे, हर जगह ये सारी चीज़ें आती है। इवन दो ये जो है वो एक थियोरी का तो टॉपिक है ही नहीं, ये एक तुम्हारा क्लिनिक का टॉपिक है, ठीक है। जब तक आपको जो 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन है वो नहीं आएगा तो क्लिनिक के अंदर कभी आप जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो आना ही आना है, ओके। बस एक दिमाग में वो जो फिगर है 9 रीजन्स वाली उसको अच्छे से छाप लो, ओके। तो आपको बस यही पूछते हैं कि कौन सा रीजन कहाँ पर है, या फिर तो कभी सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि जो 9 रीजन है उसके नाम बताओ, ठीक है, बस इतना ही पूछते हैं। सेकेंड वन विच इज इंग्यूनल कैनाल, जो कि अगेन शॉर्ट नोट में पूछते हैं। रेट्रो यूटेराइन पाउच, वो क्या है कि जब आप यूटेरस पढ़ोगे तो उसके साथ रिलेशनशिप में रेक्टो यूटेराइन पाउच आ ही जाएगा, ओके। शॉर्ट नोट में पूछते हैं इसको भी। लीवर, अगर स्टमक, स्प्लेन, यूटेरस ये सारी चीजें नहीं आई तो लीवर आएगा, ओके। डेओडेनम, ये भी फुल मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पेरिनियम, पेरिनियम में अच्छे से उसके जो सारे फ्लोर्स हैं, मसल्स हैं, वो सारी पता होनी चाहिए आपको। सेकंड वन विच इज द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, ये भी अच्छे से करनी है, हमेशा इसका कोई एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। फोल्ड्स ऑफ द पेरिनियम, राइट, वो पेरिनियम करोगे तो उसके अंदर फोल्ड्स ऑफ पेरिनियम आ ही जाएगा, ओके। सॉरी, पेरिटोनियम, आई एम सॉरी, यस, फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मेसोडर्म, सॉरी, जो सारे फोल्ड्स है उसके नाम आपको पता होने चाहिए। सेकेंड में स्टमक मैंने बता दिया। स्प्लीन, ठीक है, तो स्प्लीन भी कभी कभार शॉर्ट नोट में पूछते हैं, ये कभी फुल मार्क्स में नहीं आती। पेनक्रियास, सो पेनक्रियास या तो एनट में होगा या फिर तो फिजियो में होगा, ठीक है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि उसके आइसोलेट्स ऑफ लैंजरहांस हैं और इसमें से इंसुलिन सिक्रीट होता है, अल्फा बीटा सेल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से भी अगर पता होगा तो एनट इतना इजी है कि आप लिख सकते हो अच्छे से। सेकेंड वन विच इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी कभी कभार शॉर्ट नोट में पूछते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, एक होता है थोरासिक एओर्टा, एक होता है एब्डोमिनल एओर्टा। तो जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एओर्टा है सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आर्च ऑफ एओर्टा भी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया, सिर्फ एब्डोमिनल एओर्टा का जो एक अच्छा सा फिगर है वो बताओ, उसके अंदर से ब्रांचेस निकल रही है वो बताओ, ओके। सेकंड वन विच इज अ किडनी, किडनी जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द फुल मार्क्स क्वेश्चन। अपेंडिक्स, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आया तो अपेंडिक्स तो आएगा ही आएगा, ओके। सो ये था हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट। अब बात करेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज की। सो जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसके साथ साथ लोअर एक्सट्रीमिटी पढ़ोगे, इजी रहेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो आपको जब एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो रीजन वाइज ही पढ़ो। लाइक वाइज की जो फर्स्ट पेपर के टॉपिक्स थे वो सबसे पहले सब साथ में करो, ठीक है। भले ही हेड नेक फेस आ रहा है बीच में, लेकिन उसके साथ ही करो, बिकॉज कि एग्जाम में आपके दिमाग को याद होना चाहिए कि ये सब साथ में याद रखना है, ओके। सो इसके अंदर क्या है कि थाई, दैट मीन्स कि थाई के जो मसल्स हैं वो सारे पता होने चाहिए। पोप्लिटियल फोसा, जैसे कि क्यूबाइटल फोसा था वैसा ही यहाँ पर पोप्लिटियल फोसा है, तो ये भी हमेशा अच्छे से करके जाना, शॉर्ट टर्म में तो आता ही आता है। सेकंड वन विच इज पोप्लिटियल आर्टरी और फेमोरल नर्व, या तो पोप्लिटियल आर्टरी पूछेंगे या फिर तो फेमोरल नर्व पूछेंगे, ठीक है। सेकंड वन विच इज अ फीमोरल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ग्लूटियल रीजन की मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमोरल आर्टरी कभी कभार पूछते हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट पता होना चाहिए। डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज की क्लिनिक के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज की हम पल्स भी लेते हैं इसकी, ठीक है। सेकेंड वन विच इज ऑब्चुरेटर नर्व, ये भी जो है कि शॉर्ट नोट में पूछी जाती है। आर्चेस ऑफ द फुट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट नोट के लिए। एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट,
इन तीनों में से कोई भी एक जॉइंट आएगा, तीनों साथ में कभी नहीं आते। सेकेंड वन विच इज लंबार सेक्रल प्लेक्सस, कभी कभार पूछा जाता है लेकिन पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी ब्रांचेस निकलती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, जो कि है साइयाटिक नर्व। ठीक है, साइयाटिक नर्व पता होनी ही चाहिए। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी में जैसे मैंने आपको कहा कि जो सारे लाइक स्टमक पड़ा है तो उसकी जो हिस्टोलॉजी है वो उसके साथ ही दी हुई होती है, तो वो आपको उसके साथ ही साथ करनी है और एग्जाम में लिखनी भी है। ठीक है, लेकिन अलग से आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स में बता देती हूँ, लाइक एपिथेलियल टिश्यूज आपको पता होने चाहिए, कनेक्टिव टिश्यूज पता होने चाहिए। ठीक है, एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज कितने टाइप के हैं, कहाँ पर देखे जाते हैं, ये सारी चीजें। और लास्टली जो मैं एम्ब्रियोलॉजी आई थिंक पढ़ा रही थी या फिर नहीं जनरल एनाटॉमी बता रही थी, तब मैंने बोला था कि स्किन उसमें पूछ सकते हैं या फिर तो इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल मार्क्स रहता है, मीन्स के शॉर्ट नोट रहती है। तो इस तरीके से अपना जो एक तरीके से प्रिपेयर करके रखना, ठीक है, कि इसमें से ये आ सकता है या फिर तो ये आ सकता है। ओके ओके, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो ओरिजिनल एनसीएच की पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ है पूरी जो मैंने बना के रखी हुई है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जो है, मेरी टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके अंदर डाल दूंगी, और इससे पहले वाले वीडियोस की भी मैंने वहाँ पर ही डाली हुई है। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना, और इससे पहले वाले भी जो वीडियोस मैंने बना कर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, तो वो भी देख लेना एक बार अगर नहीं देखे हैं तो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।